हाय दोस्त, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अब आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आवर एनवायरनमेंट इन वन शॉट, ठीक है। और इसमें कंप्लीट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे और हम आपके लिए एक से एक वीडियो लेकर के आते रहे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आवर एनवायरनमेंट। आपको सबसे पहला बात पता होना चाहिए, जो हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसमें दो फैक्टर है। कितना फैक्टर है? दो। एक फैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक फैक्टर और दूसरा को बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। यही बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों मिल करके हमारे इन्वायरमेंट का निर्माण करता है, ठीक है। इसमें यही दो चीज़ है। बायोटिक का मतलब आप जानिए, जो लिविंग होता है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम हैं लिविंग है, आप भी हैं लिविंग है, ठीक है। जबकि हवा है, पानी है, ये सब क्या है? लिविंग है? नहीं है दोस्त। तो वही ये सब एबायोटिक फैक्टर में आ गया। तो वही बात कह रहा है क्या, जो इंटरेक्ट करता है, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट्स। मतलब नॉन लिविंग में मतलब क्या आ गया? एबायोटिक, और लिविंग में क्या आ गया? बायोटिक। ये दोनों मिल करके किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम। और आपसे पूछा जाएगा जो फंक्शनल यूनिट कौन है हमारे नेचर का, तो क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम होता है। उसके बाद टर्म आता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किस में आ गया? बायोटिक कंपोनेंट में। जबकि एबायोटिक कंपोनेंट में आ गया आपका क्या? टेम्परेचर, विंड, सॉइल, रेनफॉल्स, ये सब क्या हो गया? ये सब एबायोटिक फैक्टर है दोस्त। उसके बाद टर्म आता है क्या? नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसा इकोसिस्टम जो नेचुरल है, उसमें आ गया क्या? फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक। आप बताइए, जंगल बसाने में हम लोग थोड़े ना कुछ करते हैं, उसमें सारा कुछ नेचुरल हो रहा है, ठीक है। जबकि हम लोग के द्वारा भी बनाया गया इकोसिस्टम है, और उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड्स इकोसिस्टम। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम में आ गया क्या? आपको पता होना चाहिए, गार्डन। गार्डन जो हम लोग बनाते हैं, क्रॉप फील्ड, हम लोग जो खेती करते हैं, ये हम लोग के द्वारा किया गया, हम लोग उसमें सारा कुछ करते हैं, ठीक है। एक्वेरियम, मछली जो आप पालते हैं अपने घर में, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड को देते हैं एक्वेरियम, ठीक है। तो वो सब क्या है? आप खुद खरीद करके, जो नहीं इसमें ये पेड़ लगाइए, इसमें ये मछली डालिए, है ना। तो ये आपके बस में है दोस्त, और ये आप सब चीज़ करते हैं। तो इसलिए ये क्या है? ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है, हम लोग के द्वारा बनाया गया है, ना कि इसमें नेचर है, ठीक है, जो कुछ कर रहा है। अब टर्म आ गया क्या? जो एक्वेरियम जो है ना, वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, ठीक है, जिसमें बायोटिक कंपोनेंट भी है एंड एबायोटिक कंपोनेंट भी है। जैसे बायोटिक कंपोनेंट में आप उसमें क्या रखवाते हैं? आप फिश बोलते हैं, जो भैया ये हम अपने जीएफ के लिए ले रहे हैं, इसमें जो है ना, आप क्या कीजिए, तो अच्छा अच्छा फिश रखिए, देखिए कितना चमकता हुआ फिश रख रहा है, ठीक है। उसमें बोलते हैं जो भैया कुछ प्लांट भी लगाइए, ताकि देखने में और अट्रैक्टिव लगे और वो पूरा इम्प्रेस हो सके, ठीक है। तो वही बात कर रहा है, इसमें हम लोग एक्वेटिक प्लांट भी लगाते हैं, कुछ एनिमल भी उसमें रखवाते हैं जो नहीं अच्छा लगे, ठीक है। उसके साथ आपको पता होना चाहिए, जो ये तो बायोटिक फैक्टर हो गया। अब एबायोटिक फैक्टर में क्या है उस एक्वेरियम के अंदर? तो आप जो पानी रख रहे हैं, ये कैसा है? एबायोटिक कंपोनेंट है। आप जो ऑक्सीजन है उसके अंदर, उस एक्वेरियम में, वो क्या है? एबायोटिक है। फिश को जो फूड दे रहे हैं, वो कैसा? एबायोटिक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। जो एक एक्वेरियम जो हम लोग बनवाते हैं, उसमें दोनों चीज़ें रहता है, बायोटिक भी रहता है और एबायोटिक भी रहता है। अब ऑर्गेनिज्म जो है ना, इसको हम लोग तीन भाग में कैटेगराइज करते हैं, एक प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा है डिकम्पोजर, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को कितना भाग में बांटा गया? तीन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब आइए बात करते हैं हम लोग प्रोड्यूसर के बारे में। प्रोड्यूसर जो है ना, वो क्या करता है? तो वो फूड बनाता है दोस्त। क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। और फूड किससे बनाता है? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से वो फूड बनाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आगे ग्रीन प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। आप देखिए, आपके सामने यहाँ पे हम दे रहे हैं, जैसे ये प्लांट है, ये प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाता है, और वो जो है ना, उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वो किस में बदल देता है? फूड में, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? प्रोड्यूसर। आपको जब भी प्रोड्यूसर टर्म आए, आप समझ जाइए जो ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोड्यूसर। क्लियर हो गया। अब टर्म आता है क्या? वही बात जो हम बताए हैं, जो ग्रीन प्लांट बनाता है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ग्रीन प्लांट क्या बनाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गया शुगर, आ गया स्टार्च, आ गया, ठीक है। लेकिन ये शुगर और स्टार्च बना किस चीज़ से है दोस्त? तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना हुआ है। किसके हेल्प से बना हुआ है? तो सोलर रेडिएशन, सन से जो लाइट आ रहा है ना, यहाँ देखिए आप, सनलाइट आ रहा है, यहाँ से सूरज की किरणें आ रही हैं, उसी के हेल्प से
उसमें कौन पिगमेंट हेल्प करता है बनाने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। और उसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए इनऑर्गेनिक को किस में बदला जाता है? ऑर्गेनिक में। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो आपको जब ये प्रोड्यूसर टर्म आए आपके माइंड में आ जाना चाहिए जो सर ये तो फोटोसिंथेसिस करने वाला है, फोटोसिंथेसिस का मतलब ही तो यही होता है जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदल देने वाला है ये, है ना। अब इसके बाद टर्म आ गया क्या? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होता है दोस्त? तो सुनिए, प्लांट था प्रोड्यूसर जो फूड बनाया, अब इस फूड को जो खा रहा है ना, जैसे कि देखिए ग्रास हॉपर, ये जो टिड्डा है, फिर उसको फ्रॉग खा रहा है, फिर उसको स्नेक खा रहा है, ये सब क्या है? ये सब कंज्यूमर है, ठीक है। तो देखिए जितना भी ऑर्गेनिज्म है ना वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? प्रोड्यूसर पे। किस पे डिपेंड करेगा? प्रोड्यूसर पे। किस चीज़ के लिए डिपेंड करता है वो प्रोड्यूसर पे? फूड के लिए। खाना तो सबको चाहिए ना, बिना खाना के कुछ हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो वही बात कर रहा है जो जितना भी कंज्यूमर है वो डायरेक्टली या तो डायरेक्ट डिपेंड करे, जैसे देखिए ये जो है ग्रास हॉपर, ये डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है प्लांट पे, लेकिन ये जो फ्रॉग है ये प्लांट पे डायरेक्ट तो डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि ये ग्रास हॉपर पे डिपेंड कर रहा है। जबकि ग्रास हॉपर तो लिया प्लांट से, तो ये इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? प्लांट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो कंज्यूमर दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्ट भी डिपेंड कर सकता है या इनडायरेक्ट भी डिपेंड कर सकता है किस पे? प्रोड्यूसर पे, ठीक है। अब ये कंज्यूम करता है फूड फ्रॉम द प्रोड्यूसर बाय फीडिंग ऑन एंड अदर कंज्यूमर, या तो वो डायरेक्ट प्लांट को खा ले, प्रोड्यूसर को खा ले, या तो वो किसी कंज्यूमर को खा ले जो कि किसको खाया है? प्लांट को खाया। अब टाइप्स ऑफ कंज्यूमर भी है। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर में सबसे पहला आ गया हार्बीवोरस, ठीक है। फिर आ गया क्या टर्म? कार्निवोरस। फिर आ गया ओमनीवोरस और फिर आ गया पैरासाइट्स। तो समझिए हार्बीवोरस क्या होता है। हार्बीवोरस में ग्रास हॉपर आ गया, रेबिट्स आ गया, डियर आ गया। आप सिंपल सा बात क्या रखिए कि हार्बीवोरस वो है जो हरा भरा को खा रहा है, मतलब किसको? ग्रास को खा रहा है, प्लांट को खा रहा है, उसको हम क्या बोल देंगे? हार्बीवोरस। जबकि जो उस हार्बीवोरस को खाने वाले को खा रहा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कार्निवोरस। इसमें आ गया फ्रॉग, टाइगर, लायंस, ये सब आ गए। ओमनीवोरस क्या होता है? जो दोनों को खा सकता है, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जो ओमनीवोरस है। पैरासाइट्स किसको बोलते हैं? जो किसको खाता है? तो पैरासाइट्स वो होता है जो लिविंग से न्यूट्रिशन लिया। जैसे मान लीजिए आपके बाल में जो है ना जू हो गया, तो जू क्या है? पैरासाइट्स है, क्योंकि आप लिविंग है और आपके बॉडी से वो न्यूट्रिशन खींच रहा है, आपके ब्लड से जो है ना खींच रहा है न्यूट्रिशन, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पैरासाइट्स। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए इसके बाद टर्म आ गया क्या? डिकम्पोजर। क्या टर्म आ गया? डिकम्पोजर। देखिए डिकम्पोजर को एक्सप्लेन करते हैं। डिकम्पोजर का क्या काम है? तो डिकम्पोजर जो है ना वो ब्रेक डाउन करता है डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब समझिए क्या हुआ। आपको पता है एक था प्रोड्यूसर, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बदला। अब ये उल्टा भी तो चलेगा, ऑर्गेनिक को फिर मिट्टी में मिलाया जाएगा इनऑर्गेनिक बना करके। तो ये करने का काम किसका है दोस्त? तो ये करने का काम है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या करता है? तो ऑर्गेनिक को जो है ना, समझे कि नहीं, वो बदल देता है किसमें? ऑर्गेनिक में। ये ठीक प्रोड्यूसर के उल्टा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? डिकम्पोजर, ठीक है। अब देखिए वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, मान लीजिए कोई पत्ता टूट करके गिर गया, वो टूट कर उसके बॉडी में तो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसको फिर तोड़ करके इनऑर्गेनिक में बदल दिया, और वो इनऑर्गेनिक जो मिट्टी में मिल गया टूट करके, फिर उसको ले लेगा कौन? प्लांट, और फिर से नया चीज़ का उसका निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो यही बात, जब ही टर्म आए डिकम्पोजर, आपके माइंड में आ जाना चाहिए इसका काम क्या है। तो ये ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में बदलेगा, ठीक है। और इसमें आता कौन है? बैक्टीरिया आता है, फंगस आता है, यही सब आएगा, ठीक है। आपको कह रहा है क्या, जो जब आप एक्वेरियम लिए थे उसके लिए, ठीक है, उसमें आप क्या किए थे? फिश प्लांट ये सब लगाए थे। जब वो मरेगा तो मरने के बाद वहाँ पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, इसमें बैक्टीरिया होगा, फंगस होगा, जो उसको तोड़ेगा मरे हुए चीज़ को, ठीक है। जो भी उसमें मर गया है, मछली मर गया है, जो भी मर गया, ठीक है, उसको। अब कह रहा है क्या, जो बताइए, अगर एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अगर डिकम्पोजर एब्सेंट कर दिया जाए तो क्या होगा दोस्त? तो डिकम्पोजर अगर एब्सेंट हो गया ना, समझे कि नहीं, तो ये जो है ना कोई भी जो भी मरा वो डिकम्पोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और डिकम्पोज अगर नहीं हो पाया तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो जाएगा? एक्युमुलेट हो जाएगा, एक्युमुलेशन हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और जमा होकर के क्या क्रिएट करेगा? पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए टर्म क्या आ गया, इसके बाद टर्म आ गया फूड चेन एंड फूड वेव। आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं। फूड चेन एंड फूड चेन वेव आखिर है क्या दोस्त? तो फूड चेन जो है ना, समझे कि नहीं, ये सिंपल सा बात है। आप देखिए जैसे प्लांट है, प्लांट को हिरन खा रहा है, और हिरन को जो है ना ये
टाइगर खा रहा है। तो यही बात कर रहा है, फूड चेन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग वन अनदर। ये सीरीज है एक, ठीक है, जिसमें एक दूसरे को खा रहा है, ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल, और इससे बना रहा है अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल, ठीक है। इच ट्रॉपिकल लेवल ऑफ ए फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉपिकल लेवल। जितना भी ये देखिए ये है एक ट्रॉपिक लेवल हो गया ये, ठीक है, फिर उसके बाद ये ट्रॉपिक लेवल हो गया, फिर उसके बाद ये ट्रॉपिक लेवल। तो जो भी खा रहा है ना सब अपना अपना एक ट्रॉपिक लेवल बना रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें ट्रॉपिक लेवल में कौन कौन सा आता है। तो इस ट्रॉपिक लेवल में आता है आपके सामने, हम आपको दिखा रहे हैं। और ट्रॉपिक लेवल में आएगा सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स, जिसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। यहाँ देखिए ये जो है ना ये घास, ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर है ये। उसको जो फिर खाया उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। जैसे देखिए ये जो बिच्छू है, ये क्या किया, इस प्लांट को खा गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोल देते हैं दोस्त, प्राइमरी कंज्यूमर। अब उसको फिर जो खाएगा ना, समझे कि नहीं, इसको देखिए कौन खा गया, फिश खा गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। और उसको फिर देखिए कौन खा गया, ये जो है ना, ये जो बगला भगत है ये खा जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्सरी कंज्यूमर। क्लियर हो गया नहीं यहाँ तक। इसके बाद देखिए टर्म आ गया क्या, जो आखिर फूड चेन एंड फूड वेब्स है क्या, समझिए इसको। सबसे पहले कहा जाता है फूड इज फ्यूल टू प्रोवाइड एनर्जी। आप कोई भी काम करते हैं, समझे कि नहीं, तो आपको किस चीज़ का जरूरत होता है, एनर्जी का। बिना एनर्जी के काम चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये एनर्जी आएगा कहाँ से, फूड से आता है, ठीक है। किससे मिलता है, फूड से मिलता है। अब कहा जाता है कि ऑटोट्रॉप्स एक ऐसा प्लांट, ऑटोट्रॉप्स ऐसा होता है जो सोलर एनर्जी के हेल्प से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को, ठीक है, और उससे फूड बनाता है। और उसी फूड को यूज करके हम लोग जो भी हेटरोट्रॉप्स हैं, जो खुद से फूड नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो जिंदा है, एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब इसके बाद टर्म आ गया क्या, सोच समझिए। देखिए यहाँ पे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में बताते हैं। सबसे पहला बात है फ्लो ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। आपको पता होना चाहिए जितना भी ग्रीन प्लांट है, सनलाइट से जो भी रेडिएशन आता है उसका मात्र 1% एब्जॉर्ब कर पाता है। कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर पाएगा, मात्र 1%, ठीक है। और उसी 1% जो भी सन से रेडिएशन आया, मतलब जितना भी रेडिएशन आता है उसका मात्र 1% वो यूज कर पाता है, और वही 1% का यूज करके वो फूड बनाता है। क्या बनाएगा, फूड, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो जब प्राइमरी कंज्यूमर इसको खाएगा, ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर के बॉडी से भी कुछ हीट लॉस हो जाएगा, ठीक है। किस चीज़ में, मेटाबॉलिज्म में, मतलब बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, इस सब में। जैसे देखिए प्लांट है तो प्लांट के अंदर एनर्जी है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर खाया तो इसका कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा था जी सर कैसे, तो ये जो है ना ग्रोथ में लॉस हो जाता है, रिप्रोडक्शन में लॉस हो जाता है, ठीक है। और मात्र 10% इसको मिल पाता है। कितना परसेंट मिल पाएगा, 10%, ठीक है। यही बात कर रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल तक मात्र कितना परसेंट अवेलेबल हो पाएगा, 10%। यहाँ देखिए आपको एक बात बताते हैं, ये प्रोड्यूसर है, फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। आप देख रहे हैं धीरे धीरे घटते जा रहा है, ऐसे घटते जा रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए प्रोड्यूसर में ज़्यादा एनर्जी था, इस प्रोड्यूसर को खाया कंज्यूमर, तो कुछ एनर्जी इसका लॉस हो गया, ठीक है। और वो लॉस हुआ किसमें, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इसी एक्टिविटी सब में। फिर तक प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर खाया, उसका भी कुछ लॉस हो गया, फिर सेकेंडरी को टर्सरी खाया, उसका भी कुछ लॉस हो गया। तो लॉस होते जा रहा है दोस्त, समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए टर्म आ गया क्या, देखिए सबसे पहला बात कहा जाता है क्या, तो फूड चेन जो है ना वो 3 से, तो देखिए एनर्जी फ्लो जो है ना वो सबसे पहले यही कह रहा है, फूड चेन जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 स्टेप तक ही जाता है, ठीक है। क्यों, सो समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ अगर मान लीजिए 1000 जूल जो है ना एनर्जी है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाकर के मात्र 100 बचेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाकर मात्र 10 बचेगा, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मात्र 1 बचेगा। तो यही बात कर रहा है, जो आगे जो स्टेप जाता है ना एनर्जी, वो मात्र 10% ही एनर्जी अवेलेबल हो पाता है, ठीक है। आप जब भी देखेंगे तो नीचे की तरफ प्रोड्यूसर जो है ना वो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर हैज़ ग्रेटर नंबर, ठीक है, क्योंकि इससे आगे जो भी जाएगा उसका एनर्जी हमेशा क्या होगा, घटेगा। क्लियर हो गया। अब टर्म आता है क्या, जो फूड वेव क्या आता है, ठीक है। तो फूड वेव जो है ना आपको बताते हैं, जो जैसे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये एक फूड चेन है और ये भी एक फूड चेन है। यहाँ देखिए जबकि ये फ्रॉग है ना,
फ्रॉग को इस फूड चेन का ये खा जा रहा है, इंसेक्ट खा जा रहा है, और ये जो स्नेक है ना ये फूड चेन का ये खा जा रहा है। मतलब एक से ज़्यादा फूड चेन जब कभी कभी जो है ना मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। क्लियर हो गया? तो एक से ज़्यादा फूड चेन जब जहाँ मिल गया वहाँ पे हम उसको बोल देते हैं फूड वेब। और उसके बाद टर्म आ गया जो आपके सामने वो इस तरह से है। जो एनर्जी फ्लो डायग्राम क्या है देखिए, तो कह रहा है क्या, जो एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझ में आया कि नहीं? जो एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है सो समझिए। देखिए सनलाइट है, सनलाइट इतना आया, ठीक है, जबकि प्रोड्यूसर जो है प्लांट उसको मात्र इतना मिला, ठीक है, इतना का लॉस हुआ, इधर भी इतना का लॉस हुआ। अब देखिए इसको जो हार्बीवोरस खाया उसमें भी थोड़ा घट गया, इधर भी घटा, कार्निवोरस खाया उसमें भी घटा। तो आपको क्या यहाँ भी देखिए टॉप कंज्यूमर में भी घटा। तो ये क्या पता चल रहा है, जो एनर्जी लॉस होते जा रहा है दोस्त, है कि नहीं, इसलिए इसका ऑल भी यूनिडायरेक्शनल होता है। ये रिवर्स करना चाहेगा ना तो रिवर्स कैसे होगा, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी तो लॉस हो गया है, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी का जो डायग्राम होता है ना वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो वही बात कर रहा है, जो एनर्जी अवेलेबल एट इच टॉपिक लेवल्स गेट, ठीक है, प्रोग्रेसिवली ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी एट इच टॉपिक लेवल या इच लेवल। हर एक लेवल पे एनर्जी कुछ लॉस होता है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए एनर्जी का जो है ना वो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है डायग्राम। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। हाय दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो पार्ट 2 जो है ना अब एनवायरनमेंट का हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम चल रहे हैं पार्ट 3 पे, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हम ये सीरीज कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 इसका, ठीक है, अब एनवायरनमेंट का। तो अब इसके बाद जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। हम लोग पढ़ लिए थे जो फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, एनर्जी साइकिल क्या है, ये सब। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे क्या, जो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात देखिए, एक बात आपको बताते हैं। अब ये तो देखते हैं जो जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा है ना, देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहला बात जो जैसे बहुत सारा जैसे धान का खेती होते हुए देखे होंगे, तो धान का जो खेती होता है ना, तो धान के ऊपर हम लोग इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, जो इंसेक्ट को मारने के लिए केमिकल यूज करते हैं ना, उसका यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, हम जो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, जैसे ये धान का खेत था इसके ऊपर स्प्रे किए पूरा, ठीक है। अब क्या होगा, बारिश जैसे ही होगा तो ये धो करके कहाँ चले जाएगा, तालाब में चले जाएगा। और तालाब के अंदर जो वो इंसेक्टिसाइड गया, उस इंसेक्टिसाइड को खाएगा कौन, छोटा मछली खाएगा। अब मान लीजिए जो 10 छोटा मछली मिल करके खाया, और यहाँ देखिए एक एग्जांपल दिया गया, 10 छोटा मछली मिल करके मान लीजिए खाया। अब ये जो उससे बड़ा मछली है वो तो ऐसा 10 क्या 100 मछली खाया, तो उसके बॉडी में देखिए वो वेस्ट, वो जो केमिकल था उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। देखिए आपको एक दिखाते डायग्राम यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ये 5 मछली मिलकर के खा रहा है, तो उसमें इतना सारा जो है ना वो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस। अब ये जो मछली है ये तो अकेले ऐसा 10 20 50 को खा गया, तो इसके बॉडी में देखिए इतना ज़्यादा हो गया टॉक्सिक सब्सटेंस। अब इससे बड़ा मछली जो है वो तो ऐसा बहुत सारा मछली खा लिया, तो उसके बॉडी में देखिए टॉक्सिक सब्सटेंस कितना हो गया। और हम लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ऐसा बहुत सारा मछली खा लेते हैं, ये जो बड़ा मछली है, तो देखिए हमारे बॉडी में कितना टॉक्सिक जमा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये जो वेस्ट होता है ना टॉक्सिक, ये रिलीज नहीं होता, ये हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू में, मतलब फैट स्टोरिंग जो टिश्यू है ना उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है, तो फिर दिक्कत है। तो वही बात कर रहा है, जो हम लोग जो हार्मफुल केमिकल, कुछ जो हार्मफुल केमिकल है वो इंटर कर जाता है हमारे बॉडी में, किसके जरिए, फूड चेन के जरिए, ठीक है। देखिए ना मछली से ट्रांसफ़र हुआ है ना ये सारा कुछ, तो वही कर रहा है, फूड चेन के जरिए इंटर कर जाता है। पेस्टिसाइड जैसे जो हम लोग यूज करते हैं वो वास्ट हो जाता है, साफ धो करके वो कहाँ चले जाता है, सॉइल और वाटर में, ठीक है। अब वो सॉइल जो था उसको एब्जॉर्ब करेगा प्लांट, ठीक है, सॉइल से वाटर, सॉइल में जो था वो केमिकल उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लिया, और वो फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में चले गया, ठीक है, उसको जो भी खाया उसके बॉडी के अंदर ये चले जाएगा। तो
तो यही कह रहा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल, मतलब ऐसा केमिकल हम लोग यूज करते हैं जो बायोलॉजिकल तरह से टूटता उड़ता नहीं है, बल्कि वो जमा हो जाता है, एक्यूमुलेटेड एट ईच ट्रॉपिकल लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे वो जमा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो हम लोग जैसे जो है ना सर्टेन पेस्टिसाइड ये सब का जो यूज करते हैं, इसका आपको पता है सबसे ज़्यादा, यहाँ देखिए ये मछली है छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे लास्ट में हम लोग आते हैं, तो मैक्सिमम किसके बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ, वो हम लोग के बॉडी में हुआ, ह्यूमन बॉडी में। क्यों? क्योंकि हम लोग तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मछली खाते हैं, तो हम लोग के बॉडी में जमा होना तो इसका वाकिफ है, लेकिन इसके बाद कहा जाता है क्या, जो अब इसको जो है ना कैसे, कौन कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम पेस्टिसाइड के रिड्यूस को कम करें, मिनिमाइज कर सकें। तो सबसे पहला आता है क्या, यूज ऑफ केमिकल, मिनिमाइज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड। ऐसा जो केमिकल का हम लोग यूज करते हैं पेस्टिसाइड, मतलब वो सबको जो है ना हमको कम करना पड़ेगा यूज उसका, ठीक है। स्टॉप यूजिंग पेस्टिसाइड है ना लिखा हुआ, जो पेस्टिसाइड नहीं लिखी मतलब यूज नहीं करेंगे इसका, ठीक है। फिर आ गया वाश फ्रूट्स वेजिटेबल स्ट्रांगली बिफोर यूज। हम लोग यूज करते हैं उससे पहले इसको अच्छे तरह से धोना जरूरी है, यहाँ देख रहे हैं धो रहे हैं, ठीक है। और तीसरा कहा जाता है ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मतलब हम लोग इसमें इनऑर्गेनिक अथी का यूज नहीं करके बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके जो है ना इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक वाला क्या होता है, बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर जाके जमा हो जाता है और उससे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन, ठीक है। ओजोन जो है ना इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3, ठीक है, और ये डेडली पॉइजन है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो है ना हाई ट्रॉपिकल लेवल पे होता है एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के टॉप, मतलब जो है ना ऊपर, मतलब स्ट्रॉन्ग लेवल, हाई लेवल पे होता है। अब ये होता क्यों है ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर होने के पीछे रीजन है ये डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आता है ना सर के तरफ, इस जिसके वजह से स्किन कैंसर होता है, उसको ये क्या करता है, रोकता है, स्किन कैंसर को क्या करेगा, रोकेगा। अब कहा जाता है एट ए हाई लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, हाई लेवल जो है एटमॉस्फेयर का, वहाँ पे हाई एनर्जी आता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। अब वो क्या हुआ, O2 जो है ना इंटू फ्री ऑक्सीजन एटम दे कंबाइन विद O2 टू फॉर्म ओजोन। यहाँ देखिए आपको बताते क्या होता है, देखिए यहाँ ये रिएक्शन दिया हुआ है, नीट बोर्ड एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो ये आपको रिएक्शन लिख देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, आपको तो पता है ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, इसके ऊपर जब अल्ट्रावायलेट रे पड़ेगा तो ये टूट जाता है O और O में, ठीक है। अब ये O जो है ना वो बाइंड कर जाता है किसके साथ, ये O जो है ये बाइंड कर जाएगा O2 के साथ, किसके साथ, O2 के साथ, और बना देगा क्या, O3, और यही O3 को हम लोग बोलते हैं ओजोन। क्या बोलते हैं, ओजोन। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए ये अपना अर्थ हो गया है कि नहीं, अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फीयर है, और ट्रोपोस्फीयर के ऊपर ये देखिए ओजोन यहाँ दिखाई दे रहा है। तो वही 5 से 10 किलोमीटर तक जो है ना ऊंचाई पे जाकर के क्या है, ओजोन। और ओजोन से यहाँ देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रहा है, जिसको ये यहाँ पे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा अर्थ पे आने से, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ओजोन का जो रेडिएशन है ना वो कैंसर कॉजिंग, ठीक है। तो ऐसे में कैंसर होने का संभावना हो जाएगा, तो वही। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या बात है, देखिए सबसे पहला बात यही है 1980 में जो है ना ओजोन का जो लेयर था वो ड्रॉप हो गया, घट गया बहुत ज़्यादा, शार्पली बहुत ज़्यादा घट गया ड्यू टू केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज करने की वजह से इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, समझे। तो ये जो है ना, समझे कि नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज की वजह से, ठीक है, ये घट गया है इसका लेवल, ठीक है, ओजोन होल हो गया, ठीक है। अब कहा जाता है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है ना ये चलाया गया, जिसके जरिए क्लोरोफ्लोर गैस जो है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कम किया गया। आपको पता होना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग यूज करते थे फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर जो है ना उसमें यूज करते थे,
तो देखिए इसमें होता क्या है, इसका प्रोसेस समझिए। क्लोरीन है, ये ओजोन के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है, और बाइंड करके बना दिया क्लोरीन मोनोऑक्साइड ClO। अब देखिए ये जो ClO बना, समझे क्या, ये ClO अगर ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो मात्र O2 बन पाया, O3 बना कहाँ, तो फिर दिक्कत है। यही कह रहा है क्या, जो इस प्रोसेस में देखिए ओजोन टूट रहा है, लेकिन ओजोन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। तो ओजोन नहीं बनेगा तो फिर अल्ट्रावायलेट रे को रोकेगा, फिर डिस्टर्बेंस है कि नहीं, समझ में आया। और अदर जो ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस है, जो ओजोन को डिप्लेट कर सकता है, घटा सकता है, वो हाइड्रोफ्लोरो कार्बन्स है या हेलोन्स है। अब ये जो आपको पता होना चाहिए, साइज जो ओजोन होल का है वो रिड्यूस हुआ है रिसेंट ईयर कुछ दिनों में, क्योंकि ये जो कंपाउंड था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, इसको घटाया गया। इसके घटाने की वजह से क्या हुआ, तो उसका जो ओजोन लेयर जो होल हो रहा था उसको क्या, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या टर्म आता है, गार्बेज। गार्बेज का मतलब जानते हैं कचरा है, आपको पता है अनवांटेड मटेरियल, ऐसा मटेरियल जिसका कोई यूज नहीं है, वेस्ट चीज़ है, उसको हम लोग थ्रोन अवे, हम लोग उसको क्या करते हैं, दूर फेंक देते हैं। यहाँ देखिए कचरा है ना, कचरा को दूर फेंक दिया सब एकदम, है कि नहीं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, जो अगर ये ऐसा कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए आप चावल को कहीं फेंकते हैं तो चावल तो कुछ दिन में खाना सर करके ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक को फेंकते हैं तो गलता है क्या, नहीं गलता है। तो वही कह रहा है, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशल एग्जाम है जो इसको ब्रेक डाउन करता है पार्टिकुलर सब्सटेंस में, ठीक है। जब हम खाते हैं इट कोल डू नॉट गेट एनर्जी, सिमिलरली बैक्टीरिया और अदर्स स्प्रोफाइट नो एंजाइम टू ब्रेक स्पेशली मटेरियल लाइक प्लास्टिक। आपको पता होना चाहिए, जो कोई भी चीज़ जो हम लोग वेस्ट फेंके, उसको वेस्ट को तोड़ने के लिए कौन आता है, बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, है ना, जो सेप्रोफाइट होगा, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेता होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को तोड़ने वाला एंजाइम बैक्टीरिया के पास नहीं है, तो जब नहीं है तो वो फिर कैसे तोड़ पाएगा, तोड़ ही नहीं पाएगा। तो अगर नहीं तोड़ पाया तो ये देखिए, ये वेस्ट जो है ना, ये वेस्ट ही रह जाएगा, कचरा ही रह जाएगा, है ना, यही बात कर रहा है। उसके बाद कहा जाता है क्या, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, हम जो कचरा प्रोड्यूस करते हैं उसको कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहला बात किया जाता है क्या, जो दो तरह के कचरा बांट लिए, कितना तरह में, दो। एक होता है जो बायोडिग्रेडेबल होता है और दूसरा होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। यहाँ देखिए बायोडिग्रेडेबल है और यहाँ देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। हाँ देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल होता क्या है, ये आपसे बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल के बारे में आपकी डिफिनेशन लिखेंगे, जो ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल तरह से प्रोसेस से टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में ऐसा लिखेंगे, जो ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं टूटता उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एप्पल खा करके ऑरेंज का जो छिलका है वो फेंके हैं, तो वो सब क्या होता है, बायोलॉजिकल तरह से टूट जाता है, ठीक है, उसको बैक्टीरिया फंगस ये सब तोड़ देगा, तो इसको हम बोल देंगे बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ये जैसे देखिए प्लास्टिक का बाल्टी है, प्लास्टिक का मग है, यहाँ जो है ना बिस्किट का पैकेट है कि नहीं, तो ये सब जो है ना, ये सब नेचुरल तरह से नहीं टूटता, तो इसको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ बायोडिग्रेडेबल और उसके टूटने का हम टाइम भी बताए हैं। जैसे देखिए ग्लास का एक बोतल है, उसको 500 साल का टाइम लग जाएगा टूटने में, ठीक है। प्लास्टिक का कोई बैग है, 10 से 20 साल तक उसको लग जाता है, समझे कि नहीं। प्लास्टिक का कोई कंटेनर है, ठीक है, तो प्लास्टिक कंटेनर को टूटने में लग जाता है 50 से 80 साल, समझिए कितना ज़्यादा समय है ना। प्लास्टिक सोडा बोतल है, 450 ईयर, बताइए। नायलॉन फाइबर है, समझिए कि नायलॉन का कपड़ा पहनते हैं ना, 30 से 40 साल, तो बताइए 30 से 40 साल तक ये कैसे टूटेगा, इतना देखिए प्लास्टिक वाला बोतल सब जो है ना, ये सब जल्दी टूटेगा ही नहीं, इसका ब्रेक डाउन ही जल्दी नहीं होगा, तो फिर दिक्कत है ना, है कि नहीं, ह्यूज टाइम लग जाएगा इसको ब्रेक डाउन होने में, ठीक है। अब उसके बाद कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक।
बायोडिग्रेडेबल जो है ना प्लास्टिक का बात करते हैं, इसमें पॉलीएसिटिक एसिड, ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी हेलिनोइट, ये सब जो है ना ये इसमें आ गए। अब कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस एट होम एंड क्लासरूम शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। देखिए कहा जाता है जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के ट्रीटमेंट के लिए क्या ऑप्शन है, तो इसके लिए ऑप्शन यही है, जो बायोडिग्रेडेबल को एक जगह आप रखिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल को एक जगह रखिए। और देखिए यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऐसा वेस्ट है जो नेचुरल तरह से टूटेगा, इसको ग्रीन डब्बा में रखा जाता है, और ऐसा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसको दूसरा डब्बा में रखा जाता है। अब बायोडिग्रेडेबल को नेचुरल तरह से टूटने के लिए छोड़ दिया जाता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को जो है ना उसको हम लोग फैक्ट्री में ले जा करके अलग शेप दे देते हैं, कुछ नया चीज़ बना देते हैं, है ना। तो वही कह रहा है क्या, जो घर के अंदर जो दो तरह का वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उस दोनों को हम लोग को क्या करना है, कलेक्ट करना है सेपरेटली। आप देखते होंगे आपके घर में जब आता होगा ना वो कचरा साफ करने वाला, तो दो बॉक्स बोलता होगा, एक बोलता होगा भाई ये बायोडिग्रेडेबल है और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसलिए आजकल कहीं कहीं देखे होंगे डब्बा भी जो रखा रहता है ना वो एक नहीं दो रखा रहता है, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, हम लोग के पास ये मशीन है जो हम लोग बायोडिग्रेडेबल को अलग ट्रीट कर सकें और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली ट्रीट कर सकें, समझे कि नहीं। जैसे प्लास्टिक को टूटने में लंबा समय लगता है, तो हम उसको मतलब इंडस्ट्री में ले जा करके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे तोड़ करके जो है ना उसको कम समय में तोड़ सकते हैं या दूसरा शेप में दे सकते हैं, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल एंड चेंजिंग इज एटीट्यूड हैव जनरेटेड मच अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। देखिए हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को जो चेंज किए हैं ना, इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है इस पे दोस्त। जैसे देखिए आप आजकल देखे होंगे जो हम लोग महंगा कोई चीज़ खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए बिस्किट ही है, महंगा बिस्किट है, तो आप देखते होंगे जिसमें 2-3 पैक आपको मिल जाएगा, पहले ऊपर वाला प्लास्टिक, फिर उसके अंदर वाला प्लास्टिक, फिर उसमें डिजाइन बना हुआ है कि नहीं, नया प्लास्टिक। तो आप देखिए 2-3 नया पैकेट्स उसको कवर कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जो है ना लाइफ स्टाइल हम लोग मानते हैं जो नहीं ये पूरा एकदम वेल प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, ये पैकेजिंग जो हम लोग करते हैं ना ये सब क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितना ये प्लास्टिक है सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर हो गया। अब कहा जाता है क्या, जो ट्रेन के अंदर हम लोग डिस्पोजेबल कप का कॉन्सेप्ट कैसा है ये समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं सबसे पहला बात ट्रेन में क्या होता है। तो ट्रेन में हम लोग जो है ना डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप का यूज करना शुरू किए थे, ठीक है। आप देखेंगे प्लास्टिक का कप आता था जो डिस्पोजेबल होता था, लेकिन याद रखिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत सारा जमा होकर के जो है ना वेस्ट का रूप ले लिया। तो हम लोग फिर क्या ऑप्शन निकाले, जो छोड़ो उसका यूज नहीं करके हम लोग कुल्हड़ चाय पिएंगे, ठीक है। कुल्हड़ चाय, ये देखिए ये कुल्हड़ चाय, इसमें क्या होता है, तो मिट्टी के बर्तन में ये बनाया जाता है, मतलब मिट्टी का ये बर्तन है जिसके अंदर चाय बनाया जाता है। लेकिन इसके वजह से भी आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए चाय इतना सारा बिक रहा है, अब इतना सारा चाय को बेचने के लिए इतना ज़्यादा ये चाहिए, कुल्हड़ चाहिए। अब इतना सारा कुल्हड़ के लिए इतना ज़्यादा मिट्टी चाहिए, और उसी चक्कर में क्या किया गया, तो लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल, ऐसा मिट्टी का लॉस होना शुरू हो गया जो कि उपजाऊ था, हमारे लिए बेनिफिशियल था। तो बताइए वैसे मिट्टी को बेच करके अगर हम चाय, मतलब वैसे मिट्टी को काट के अगर हम चाय बेच रहे हैं तो नॉट गुड है कि नहीं, अच्छा नहीं है। तो इसको फिर इस पर अच्छी लगाया गया जो नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ नया निकालो यार। तब बाद में आकर के एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है नो डिस्पोजेबल पेपर कप यूज बेटर देन द प्लास्टिक कप बिकॉज इज बायोडिग्रेडेबल। ये देखिए ये जो आया है ना ये पेपर का कप है, और पेपर का कप क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आया जो नहीं पेपर के कप का यूज करना चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होता है, और ये बायोडिग्रेडेबल है, इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या टर्म आ गया, इसके बाद आ गया क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट। देखिए आपको बताते हैं ई वेस्ट क्या होता है, सो जानते हैं आप लोग। एक बात देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए आप फ़ोन खरीदे, हर एक इंसान ऐसा होगा जिसके घर में आजकल 2-3 ऐसा फ़ोन होगा जो बहुत पुराना है, ख़राब हो गया है, रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है।
तो वही कर रहा है, इसके अंदर आता क्या है, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टेलीविज़न, ये सब। क्योंकि हम लोग मोबाइल तो खरीदते हैं, फिर उसको यूज किए कोई दिन, फिर ख़राब हो गया तो फिर रख दिए, फिर दूसरा खरीद लिए, ऐसा करते हैं। तो वो जो मोबाइल आपके घर में है ना रखा हुआ, वो क्या है, ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दे कंटेन डेंजरस केमिकल सच एज मरकरी। इसके अंदर जो है ना डेंजरस केमिकल होता है, जैसे क्या होता है, मरकरी होता है, लेड होता है, कैडमियम होता है, ठीक है, ठीक है। दे कॉज डैमेज टू ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी एंड स्केलेटल सिस्टम। इसके वजह से भी जो है ना इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ देखिए कितना सारा कंप्यूटर, टैब, ये सब जो है ना रखा हुआ, ये देखिए कितना सारा है यहाँ पे। तो ये सब क्या है दोस्त, ई वेस्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो ये जो है ना आवर इन्वायरमेंट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और ये 3 लेक्चर में हम टोटल पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त में शेयर कीजिए, ताकि जो है ना हम और ज़्यादा मोटिवेट हों और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।